नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर आगरा से है, जहां कोरोना महामारी के चलते पर्यटक स्थल काफी लंबे समय से बंद था, लेकिन आज पर्यटक स्थल को खोलने का फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में सुबह 6 बजे से ही ताजमहल को देखने पर्यटक पहुंच रहे हैं। बता दें कि ताजमहल में 650 सेनानी ही ताजमहल में प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही लोगों को सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आपको बता दें कि आज से ताज के दीदार होंगे हर किसी को, लेकिन वो सीमित मात्रा में ही सैलानी अंदर जा सकेंगे। ताज के दीदार एक दिन में सिर्फ 600 सैलानी ही कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से ताजमहल में पर्यटकों की प्रवेश की अनुमति को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, उसी को देखते हुए ताजमहल एक बार फिर दीदार के लिए खुल गया है। ये अच्छा लग रहा है और अभी तो घूमेंगे और जब देखेंगे कितना कैसा लगेगा, बट अभी तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय करेंगे फुल। कितने दिन से आप लोग प्लानिंग कर रहे थे? आज काफी दिन बाद खुला है और पहले दिन ही आप लोग आए हैं। वेट ही कर रहे थे कि लॉकडाउन खुलेगा तभी जाएंगे। तो पहली बार ताजमहल देखा है? नहीं, काफी बार देख चुके हैं, लेकिन बस मन था दोबारा से आने का। कौन कौन आया आज आपके साथ? हमारी पूरी फैमिली है। ताजमहल को देखा आप लोगों ने, कैसा लग रहा है काफी दिन के बाद? अच्छा लग रहा है। जिस देश में तमाम भंडारे होते हो, लंगर होता हो, सरकारी राशन मुफ्त में मिलता हो, लेकिन इन सब के बावजूद उस देश में लोग भूख से तड़प तड़प कर सूख कर काटा हो जाए, ये हैरान करने देने वाली बात है। बता दें कि अलीगढ़ में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस गए थे। वहीं आस पड़ोस में से अगर किसी ने परिवार के 6 सदस्यों के बीच 4 से 6 रोटियां दे दी, तो उन्हीं को खाकर पानी पीकर गुजारा कर लिया करते थे। नौबत यहां तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों की भूखे रहने के कारण तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब उनका डॉक्टर ख्याल रख रहे हैं और एनजीओ ने भी कुछ मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार कटघरे में एक बार फिर से खड़ी हो गई है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जिस देश में दान पुण्य की व्यवस्था हो, जिस देश में भंडारे लगते हों, गली गली लंगर बंटते हों, उसी देश में के एक छोटे से ज़िले अलीगढ़ में एक परिवार पिछले 2 महीनों से भूख से तड़प रहा था। बड़ी जानकारी है ये। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, दिल दहला देने वाली घटना है। एक पूरा परिवार पिछले 2 महीनों से भूख से तड़प रहा है। 10 दिन से उनके पेट में खाना नहीं गया है। इस मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अलका, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि बाकी अलीगढ़ में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पति की मौत के बाद 2 महीने से पत्नी सहित 5 बच्चों को परिवार को भरपेट भोजन तक नहीं मिला। तबीयत बिगड़ने पर उनको हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती जरूर कर दिया गया, लेकिन हम बता दें कि देखिए जिले में या देश में तमाम तरह के भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं। सरकारी राशन भी मुफ्त वितरण किए जाने के लगातार दावे होते हैं। अंत्योदय की तरह लगातार ये दिया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो या नगर पालिका हो। वहाँ ये बताया जाता है कि जितने भी जो अंत्योदय यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, इनको मुफ्त में राशन दिया जाए। हालांकि योगी सरकार भी लगातार दावा करती है कि मई और जून के महीने का सब लोगों को राशन मुफ्त मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके अलीगढ़ में दिल को झकझोर देने वाला मामला प्रकाश में आया है कि एक महिला के 5 बच्चे हैं और 2 महीने से उनको भोजन के लिए ये लोग तरस गए हैं। हालांकि यानी कि महिला से जब हमारी बात हुई तो महिला का अभी तक साफ तौर से यही कहना है कि पिछले लॉकडाउन में उनके पति की मौत हो चुकी थी और मौत होने के बाद में उनके लिए जो उन्होंने 5,000 रुपये महीने की एक फैक्ट्री में नौकरी की, लेकिन दोबारा लॉकडाउन चलने के कारण फैक्ट्री को उनको फैक्ट्री मालिक ने उनको नौकरी से निकाल दिया। तब से वो रोटियों के लिए तरस के यानी कि खाना खाने के लिए तरस के।
और अब फैक्ट्री की अगर हालत की बात बताएं तो लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। तो लगातार उनको, यानी कि अगर उनका एक बड़ा बेटा है जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल की बताई जा रही है, अगर वो नौकरी करने जाता है तो उससे परिवार का थोड़ा बहुत गुजारा करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से परिवार को, पूरे 5 बच्चों को और पत्नी को अभी तक उनके मुंह में निवाला तक नहीं गया। हालांकि पूरा मामला प्रशासन तो लापरवाह है ही, प्रशासन तो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सामाजिक स्तर पर लोगों से चूक नहीं हो रही है? एक परिवार जो एक मोहल्ले में रहता है, पूरा परिवार 10 दिन से खाना नहीं खाता है, तो प्रशासन तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। लेकिन क्या नहीं लगता कि सामाजिक संवेदनहीनता भी इस परिवार को इस कंडीशन में पहुंचाने के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि पुलिस प्रशासन या फिर सत्ता में बैठे लोग? देखिए बिल्कुल बिल्कुल इसका, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके का है। यहाँ पर लगातार देखिए एनजीओ लगातार अलीगढ़ में तमाम देखने को मिलते हैं, कोई चाइल्ड हेल्पलाइन, कोई सामाजिक सोशल वर्कर लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन ये दिल दहलाने वाला अलीगढ़ में बिल्कुल सामने देखने को मिला क्योंकि सामाजिक संस्था यानी कि मोहल्ले पड़ोस वाले भी उन लोगों का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच उनके पति की मौत हो चुकी है और लगातार उनका कोरोना में देखने को नहीं मिला है। जिस परिवार में अगर कोरोना से की मौत हो जाती है तो उस परिवार से लगातार लोग दूरी बनते हुए साफ तौर से गए, यानी कि जो उनके खास मिलने वाले लोग हैं उन मृतक के लोग बागों में उनके जो पड़ोसी हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो तक नहीं जा रही है। इसी पूरी तरीके से हालात इस अलीगढ़ में इस चीज का देखने को मिला। यहाँ की मोहल्ले वालों ने कुछ दिन अगर किसी ने दे दिया तो 2 रोटी दे दी, 4 रोटी दे दी या 6 रोटी दे दी, वही पूरा परिवार भूखा प्यासा परिवार, 5 बच्चे और एक पति, यानी कि 6 लोग। आप समझिए कि 8-10 रोटी में उस परिवार का क्या होता होगा। उन्होंने खाली तड़पते इस परिवार के सदस्यों की पीड़ा शायद वही समझे जिसे भूख लगी हो। ये भूख की तस्वीरें हैं जो दिल दहला देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? हैं? रोटी मांग रहे हो क्या? भूख लग रही है? क्या नाम है तुम्हारा? खाना कब से नहीं खा लिया? नाम क्या आपका? मेरा नाम गुड्डी है। गुड्डी, ये बताओ किस तरह की परेशानी आई और कब से आई आपके परिवार? मतलब है जी पिछले लॉकडाउन में और मेरे पति खत्म हो गए ना है, तो क्या कहते हैं बागे वहाँ में जब ही परेशानी आई है। और फिर तो क्या कहते हैं जब काम करते रहे हम तो फिर तो आई नहीं। अब जी लॉकडाउन दोबारा लगो है ना, तो दोबारा लगने के बाद हम परेशानी फिर आ गई। तो हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, क्योंकि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल आया था एक व्यक्ति का। उन्होंने बोला भाई एक परिवार बहुत ही परेशान है, बहुत ही पीड़ित है, आप उसे देखिए। लगभग 11 बजे की बात है। हम तत्काल प्रभाव से लगभग 12:30-11 बजे करीब हॉस्पिटल में आए, देखा तो हमें देखा कि इन बच्चों की तो बहुत हालत ख़राब थी। फिर हमने अपना सर्वे कराया। सर्वे में ये पता चला कि वहाँ पे घर पे कोई इनके पे था नहीं, इसीलिए फिर दोबारा लौट के हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। वहाँ देखा तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी, ना इनके पास राशन कार्ड था ना आधार कार्ड था, बच्चे भूख से परेशान थे। माताजी ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तो ये स्थिति हमें लगी, क्योंकि हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में भी 1.5 से 5 लाख लोगों को खाना हम लोगों ने घर घर पहुँचाया था, इसीलिए हम ऐसे परिवारों की जानकारी रखते हैं। इसकी हालत क्या पता चले? इसकी हालत ये पता चले कि सर माताजी और इस घर में 2 ही लोग। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर इलाके में हुई एक बुजुर्ग के साथ हाथापाई और दाढ़ी काटने के विवाद को लेकर वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर अब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जिसमें कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने एक समिति पीड़ित के घर भेजी थी, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डंक पॉइंट से लेकर बाबा सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को सौंपा। छात्रों का कहना है कि इस प्रकार से हो रही घटनाओं के विरोध में वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे।
फरहान जुबैरी और उनके करीब 30-40 साथी हैं। उन्होंने एक मेमोरेंडम हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एड्रेस है इसको दिया है। इसमें उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं जो कल गाज़ियाबाद में सूफ़ी अब्दुल समद के साथ जो वायलेंस हुआ है उसके सिलसिले में दिया है। उन्होंने इस बात के लिए पुरजोर अपील की है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक घटना है। वहीं अलीगढ़ पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद होने की बात करती हो, लेकिन जमीन स्तर पर पुलिस का खौफ चोर लुटेरों के बीच कितना है, इस बात का अंदाजा आप देर शाम ढलते ही चोरों के द्वारा की जा रही वारदातों से लगा सकते हैं। जहां चोरों के द्वारा हर रोज तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस की नज़र चोरों पर नहीं पड़ रही। इस बात की ज़मीनी हकीकत देर रात हुई घटना से लगाई जा सकती है, जहां 3 चोरों ने घनी आबादी के बीच घर के बाहर खड़ी बाइक के लॉक को तोड़कर ले जाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की नज़र पड़ने पर एक चोर भागने के दौरान नाली में जा गिरा, साथ ही 2 चोर भागने में कामयाब रहे। हम तो अंदर बात कर रहे थे, गाड़ी बाहर खड़ी थी और हम तो अंदर थे। और ये जो हमारे दुकान वाले पास ना भगवती वगैरह इन्होंने हल्ला मचाया कि तुम्हारी बाइक ले गए। और फिर पता चला हमें कि बाइक देखी तो वो लड़का पकड़ लिया गया था, मतलब गिर गया था, पहले ही गिरा हुआ मिला था, पकड़ लिया। फिर उसको फिर पकड़ा गया तो भाग रहा था, एकदम से भागते भागते उसका पैर फिसला और उसमें दीवार में जाकर लग गया और फिर वो गिर पड़ा। तो क्या कोई चाबी वगैरह भी बरामद हुई है? यहाँ से एक चाबी भी मिली। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां ब्रांडेड कंपनी के फ्रूट जूस में कीड़े निकलने से हड़कंप मच गया है और ब्लैक फंगस निकलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक मासूम बच्चा इस जूस को पीने ही वाला था कि ढक्कन खोलते ही बोतल के अंदर से फंगस नजर आया, जिसे दुकानदार को वापस कर ग्राहक ने अपना गुस्सा उतारा। वहीं फ्रूट जूस से कीड़े मिलने की शिकायत ब्रांडेड कंपनी के कस्टमर सर्विस मैनेजर से की गई, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये सर अभी 2-3 दिन पहले मैंने ट्रॉपिकाना का और पेप्सी का एक ही ब्रांड है और लेज का ही माल मंगाया था एक ही साथ। उसमें नाइट में ये मेरे कस्टमर हैं, मेरे यहाँ आए दुकान पर, 2 जूस की इनको 500 ml ट्रॉपिकाना की ज़रूरत थी, बच्चे को पिलाना था। तो अंधेरे में ही मैंने मना नहीं करा इनसे, मैंने ले जाइए आप। पेटी खोली तो पेटी में से मैंने इन्हें दे दिया, मैंने ध्यान नहीं करा अंधेरे में। ये ले गए जहाँ इनके घरों पर लाइट जली हुई थी, तो लाइट में देखा तो ये फिर लड़ने को उतारू हो गए मेरी दुकान पर आके। जहाँ बोले ऐसा बच्चा पी लेता तो बच्चा भी मर जाता, और कहने लगेगा शराब तो जहरीली चली रही है और जूस में भी जहरीला पदार्थ आने लगा, बच्चा पी लेता तो बच्चा तो मरना ही मरना है इससे। ये क्वालिटी कोई मेंटेनेंस नहीं है सर, इतनी बड़ी कंपनी है तो कंपनी का मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, मेरा तो कोई कमी है नहीं इसमें। मैं तो कंपनी से परचेज करके इसको सेल करता हूँ अपने स्टोर पर। खबर अलीगढ़ से है, जहां गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी पर एक महिला ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि महिला की एक IAS से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि महिला ने IAS के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है और अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित गुप्ता, एक महिला ने IAS पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, साथ ही राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अलका, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि गुजरात कैडर के IAS पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उनका मानसिक शोषण लगातार किया जा रहा है। हालांकि यह पूरा मामला बताया महिला अतरौली थाना क्षेत्र की रहने वाली है और गुजरात कैडर के IAS पर उनकी पत्नी ने मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है और IAS के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई मामलों में थाना अतरौली में मुकदमा पंजीकृत कर चुका है। अब ये मामला जो है अलीगढ़ क्राइम ब्रांच के हाथ है, जिसे CO सेकंड लगातार देख रही है। हालांकि बता दें इसमें जो IAS है गुजरात कैडर के, वो सस्पेंड भी हो चुके हैं। और बता दें कि ये जो महिला है, महिला को जो बताया जा रहा है, जो महिला से हमारी बात हुई, इन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर 2017 को मैसेंजर के थ्रू उनकी बात हुई, तो IAS है उनकी जो रिक्वेस्ट आई उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
फिर उसके बाद में उन्होंने शादी का उनके लिए शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो महिला ने मना कर दिया। लेकिन बातचीत करने के लिए उन्होंने दिल्ली में एक होटल है संगीला होटल, वहां उनको बुलाया। हालांकि आईएएस तो पहले से शादीशुदा थे और शादीशुदा के बाद जब उनको पता चला महिला को ये शादीशुदा है तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन आईएएस के द्वारा लगातार तलाक के कागज दिखाए गए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ दिया गया जिससे बेहोश हो गई और उसके साथ में उन्होंने दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी वीडियो बना ली। इसी धमकी को उसने साथ साथ महिला को धमकी भी दी आईएएस ने कि अगर आप हमको छोड़ोगे तो हम आपको जो वीडियो वायरल कर देंगे। महिला ने घर के कारण 23 फरवरी 2018 को दिल्ली पहुंचने के बाद ये तिरुपति आंध्र प्रदेश ले गया और वहां जो कि महिला ने शादी कर ली। महिला गर्भवती हो गई। गर्भवती बनने के बाद महिला को जो उनका परीक्षण है भ्रूण शोषण उसके लिए कराया गया। उन्होंने साथ में महिला को धमकी दी, तेरे बेटी पैदा हुई तो हम तेरे को रखेंगे। लेकिन के बाद उसके महिला की जब बेटी पैदा होती है तो उसके बाद महिला को उनको मानसिक शोषण किया जाता है। महिला को गर्भपात कराने के लिए कोशिश की जाती है, जो महिला ने आरोप लगाया है। लेकिन बाद में उसके महिला एक बच्चे को जन्म देती है। महिला ने इसकी लगातार शिकायत की। शिकायत करने के बाद में जो आईएएस है 25 जनवरी 2021 को उनको सस्पेंड कर दिया गया और थाना में उसके खिलाफ पंजीकरण कर दिया। लेकिन लगातार सवाल हल्का यही होता है कि जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगातार मुख्यमंत्री यूपी की प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी लगातार नारा देते हुए आ रहे हैं, बावजूद इसके क्योंकि गुजरात के वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री का ये सामना जो कि आईएएस क्योंकि लगातार सपना होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद आईएएस पीसीएस बनाएं। लगातार माँ बाप वाकई ये काफी संवेदनशील मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेंजर पे ही शादी के लिए प्रपोज किया कि मुझे शादी करनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी रुक जाइए शादी वादी, क्योंकि अभी मेरा MBBS फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, पहले उनका शॉर्ट आउट होता है, उसके बाद हम शादी की सोचेंगे, अभी नहीं करनी है। क्योंकि मैं कभी एक्चुअली से पहले शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरा पूरा ध्येय था कि मैं MBBS ख़त्म करूँ। मेरे फादर एक हॉस्पिटल खुलवाना चाहते थे क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, बहुत छोटी सी जगह से, ताकि वहाँ पे मैं हॉस्पिटल खोलूँ, लोगों की सेवा करूँ। तो मेरे फादर का यही सपना था, मैं MBBS कंप्लीट करूँ, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोल के यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाऊँ। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं मतलब तुमने अगर छोड़ के गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा। सर मैं थोड़ा इमोशनली थोड़ा अटैच हुई इस चीज़ से कि ठीक है वो मुझे इतना प्यार करता है। सर इसके बाद ये हुआ कि अगली खबर चंदौली से है, जहां आरपीएफ और आर की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान DDU जंक्शन पर एक युवक के पास से 38,50,000 अवैध भारतीय करेंसी पकड़ी है। वहीं आरोपी युवक के पास से करेंसी से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला। बताया जा रहा है कि आरोपी नोटों की खेप लेकर बिहार से यूपी के जरिए टुंडला जा रहा था। वहीं इस मामले की जानकारी GRP ने इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी है। आज रात्रि में 9:15 बजे के आसपास हमारी DDU की टीम द्वारा, चेकिंग टीम द्वारा एक संदिग्ध युवक प्लेटफार्म नंबर 4 पर घूमते हुए पाया गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से बैग मिला, बैग में इसके पास 38,50,000 रुपये पाए गए। इसके संबंध में चूँकि इसके पास कोई न तो परिपत्र है न कोई समुचित उत्तर दे पा रहा है, थाने पर लाके गणना की गई है तो 38,50,000 कैश पाया गया। इस संदर्भ में इनकम टैक्स की टीम को सूचना कर दी गई है, अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एटा में शराब की चोरी का एडिशनल एसपी ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पवास में ठेका शराब की लूट और सेल्समैन के अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। बता दें कि मालिक से बदला लेने की नीयत से सेल्समैन ने खुद ही अपहरण की कहानी रची, जिसमें भाई और साथियों के संग मिलकर चोरी कराई और 30 पेटी शराब के साथ मास्टरमाइंड सहित पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थाना कोतवाली देहात का मामला है। ये कवास गांव पड़ता है, वहाँ सड़क के किनारे
एक देशी शराब की दुकान है, जहां पर उसका सेल्समैन उसी दुकान की छत पर बेचता था, सोता था। 12 तारीख की सुबह सूचना प्राप्त हुई कि दुकान का शटर कटा हुआ है, शराब चोरी हो चुकी है और जो सेल्समैन है वो भी घटनास्थल से गायब है। इस संशय घटना को संज्ञान आते ही टीम सक्रिय हुई और जब तहकीकात की गई तो ये क्लियर हुआ कि जो सेल्समैन है उसके भाई है, उसके द्वारा सुबह सूचना दी गई थी अनुज्ञापी को कि दुकान कटी है। तो उससे पूछा गया कि आपको सूचना कहाँ से पहुँची, उसने बताया पड़ोस में फौजी ने फ़ोन किया था। उसी से फौजी बुलाया गया, फौजी बताया मैंने तो उसको फ़ोन किया ही नहीं था। पूछताछ में कई कड़ियाँ ऐसी थीं जो कहीं न कहीं कहानी में झूठ दिखाई पड़ रहा था। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगला बरी क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, जिसमें दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग बुझाई गई। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके के ददरी घाट के किनारे लकड़ी के बॉक्स में एक बच्ची के रोने की आवाज लोगों को सुनाई दी, जिससे लोग डर गए। वहीं घाट के किनारे रहने वाले एक मल्लाह के परिवार को जब इस बात की सूचना मिली तो कुछ लोगों के साथ वो नदी किनारे पहुंचा और बॉक्स खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। आपको बता दें कि बॉक्स के अंदर भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की प्रतिमा थी और बच्ची के कमर में चुंदरी लिपटी हुई थी, साथ ही बच्ची की कुंडली भी बच्ची के साथ रखी गई थी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को अपने पास रखा है। मामले का खुलासा करने की 7 दिनों के अंदर बात कही जा रही है। आवाज मिला बच्चे का रोने का, तो उन बोले कि ये देखिए इधर से कोई रो रहा है। तो मेरे भैया को लोग बुलाए तो कोई छू नहीं रहा था उसको, तो मेरे भैया उसको ढक्कन हटा कर देखे तो उसमें बच्ची निकली। तुरंत हम अपने साथ उसको फोटो वाले से फोटो निकलवाई कि मैं इसको पालूंगी पोसूंगी, उसको बड़ी करूंगी। आखिर ऐसा सोच कैसे आया आपके मन में कि बच्ची किसी और की है, लावारिस स्थिति में पाई गई है? और लेकिन हम लोग गंगा जी के नाम से मिली है ना, तो हो सकता है कि गंगा जी ने दिया होगा हम लोग। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के बाद एक और जहां पत्रकारिता जगत में चारों तरफ रोष का माहौल व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी के व्यापारियों ने भी हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, जिसके तहत वाराणसी में भारतीय उद्योग व्यापार एसोसिएशन की ओर से व्यापारियों ने लहरा बीर चौराहे से मलदहिया चौराहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक तक जुलूस निकाला। व्यापारियों ने जुलूस निकालकर पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के जिम्मेदार हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की निर्मम हत्या कर दी गई है, वो संदिग्ध परिस्थितियों में है। तो मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और मांग करता हूं कि इस पे सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज जो है सुलभ श्रीवास्तव जो कि जिनकी नृशंस हत्या की गई है और सफेद पोस्ट लोगों द्वारा की गई, उनको बचाया जा रहा है। व्यापारी एसोसिएशन उनके तत्काल गिरफ्तारी और उनको फांसी तक की मांग करती है, क्योंकि जो हमारे चौथे स्तंभ है, भारत के चौथे स्तंभ है, इनको दाबने का, कुचलने का काम किया जा रहा है। और जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को ये बर्दाश्त नहीं है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन्होंने करने का आश्वासन भी दिया है और उस आदेश जारी कर दिया है। हमारे सांसद जी माननीय संगलाल गुप्ता जी ने पत्र लिख करके विशेषकर मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से जो है सीबीआई जांच की मांग कर दी है और इस पर जल्द से जल्द खुलासा होगा और ऐसे निश्चित हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटकाने का कार्य होगा। अगली खबर उन्नाव से है, जहां मंगलवार को उन्नाव की कोतवाली सदर क्षेत्र अकरम में टीवी टावर के पास 2 युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में
स्थल पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि कार चालक विधायक का करीबी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पोस्टमार्टम के बाद दोनों मृतकों के शवों को लेकर परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के जवानों के बीच झड़प देखने को मिली। ग्रामीणों ने पुलिस वालों के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग पुलिस वालों पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लोगों पर लाठीचार्ज किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मगरवाड़ा पुलिस चौकी के पास एक मार्ग दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करके पीएम कराया गया। आज पोस्टमार्टम के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा डेड बॉडी को सड़क पर रख करके यातायात बाधित कर दिया गया। जो उन्नाव और कानपुर के बीच में मुख्य मार्ग है उसको बाधित किया गया, शुक्लागंज होते हुए जो कानपुर जाता है। और इसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला भी किया गया, पथराव किया गया। इसमें कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर जो नुकसान हुआ उसका जुर्माना भी वसूल। अगली खबर भी उन्नाव से है, जहां नगर पंचायत नवाबगंज में कोरोना पर काबू पाया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान नवाबगंज चेयरमैन दिलीप लश्करी और ईओ अनिल कुमार ने युद्ध स्तर पर काम करके कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल की। नगर पंचायत वासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए साफ सफाई, दवा के छिड़काव और घर घर कोरोना किट पहुंचाने का काम लंबे समय से जारी रहा। उन्नाव के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नगर पंचायत नवाबगंज होने के नाते ये नगर पंचायत पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। धीरे धीरे उन्नाव में कोरोना का कहर पूरी तरह समाप्त होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक कोरोना की वजह से उन्नाव में 225 लोगों की जान जा चुकी है। हमने मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से, इसके अलावा हमने कर्मचारियों की टीम संयुक्त बना करके डोर टू डोर हमने सर्वे कराया है, उनको दवाइयाँ का हमने वितरण किया है। साथ में किसी भी प्रकार का कोविड से संक्रमित जानकारी मिलते ही तत्काल CSC को अवगत कराया जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोविड से संक्रमित होकर के मृत्यु नहीं हुई है। टीम लगा करके हमने हर वार्ड में सैनिटाइजेशन कार्य किया है। सबके लिए हमने एक नोडल भी नामित कर दिया है अध्यक्ष महोदय द्वारा, और स्वयं मेरे द्वारा भी प्रत्येक दिन इसकी निगरानी की जाती है, जिससे कोरोना से बचा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।